महल की ऊंची दीवारों और सख्त पैरों से निकलकर ध्रुव और तारा अब शहर की गलियों में थे। ध्रुव को लगा था कि 17वीं सदी है तो रात के 8 बजे तक सन्नाटा पसर जाता होगा, लोग घरों में दुबक जाते होंगे। लेकिन यहाँ तो नजारा ही कुछ और था। गलियों में सन्नाटा नहीं बल्कि शोर शराबा था। हर तरफ बड़ी बड़ी मशालें जल रही थीं, जिनकी रोशनी ने रात को दिन बना रखा था। दुकानें सजी हुई थीं, खाने पीने की खुशबू हवा में तैर रही थी और लोगों की भीड़ ऐसी थी जैसे कोई मेला लगा हो। ध्रुव की आंखें फटी के फटी रह गईं। वो चारों तरफ गर्दन घुमा घुमा कर देख रहा था। उसके मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, भैंस की आंख, ये मैं क्या देख रहा हूं? रात के टाइम इतनी भीड़? भाई साहब, ये 17वीं सदी का शहर है या 21वीं सदी की मेट्रो सिटी जो कभी सोती ही नहीं है? उसने हैरानी से तारा की तरफ देखा, जो चुपचाप उसके साथ चल रही थी। तारा, ये सब क्या है? इतनी रात को इतनी चहल पहल? क्या आज कोई डिस्काउंट सेल लगी है? मेरा मतलब, कोई खास त्योहार है क्या? तारा ने ना में सिर हिलाया। उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो ध्रुव के चेहरे पर थी। उसकी आवाज में एक डर था। नहीं राजकुमार, ये कोई त्योहार नहीं है। इसे रात का बाजार कहते हैं और हमें यहां से आगे नहीं जाना चाहिए। ये जगह हम लोगों के लिए नहीं है। ध्रुव ने मजाकिया अंदाज में पूछा, क्यों, यहां भूत रहते हैं क्या? तारा ने गंभीर होकर समझाया, भूतों से भी ज्यादा खतरनाक लोग। यहाँ रात के अंधेरे में वो सब बिकता है जो दिन के उजाले में मना है। यहाँ आपको युद्ध के मैदान से चुराए हुए हथियार मिल जाएंगे, वो भी लाशों के पास से उठाए हुए। नकली जड़ी बूटियां, जहर और... तारा की जुबान लड़खड़ाने लगी। ध्रुव ने पूछा, और क्या? तारा ने नजरें झुका लीं। और यहाँ गुलाम बेचे जाते हैं राजकुमार। ध्रुव के कदम रुक गए। क्या कहा तुमने? गुलाम? तारा ने धीरे से कहा, हाँ, यहाँ लड़कों को मजदूरी और लड़ाई के लिए जानवर बनाकर बेचा जाता है और लड़कियों को अमीर रईसों की जरूरतें पूरी करने के लिए। 10 साल से 18 साल की लड़कियां, जितनी कम उम्र उतनी ज्यादा कीमत। ध्रुव के चेहरे से सारी हंसी गायब हो गई। उसकी मुट्ठियां अपने आप कस गईं। जिस शहर की चकाचौंध उसे लुभा रही थी, अब उसे वहां की हवा में भी बदबू आने लगी। उसे अपने सीने में एक जलन महसूस हुई, गुस्से की। उसने दांत पीसते हुए पूछा, मेरे पिता महाराज जयसिंह इन सब पर रोक क्यों नहीं लगाते? वो तो इतने महान राजा हैं। तारा ने डरते डरते सच बताया, राजकुमार, ये बाजार राजा को भारी भरकम कर देता है, जिससे राज्य का खजाना भरता है। लेकिन गुलाम बेचना गैर कानूनी है। सब जानते हैं कि यहाँ ये सब हो रहा है, पर कोई पकड़ में नहीं आता। और इसकी वजह... तारा चुप हो गई। ध्रुव ने उसके कंधे पर हौसला देते हुए हाथ रखा। डरो मत तारा, मुझे सच बताओ, कौन है इसके पीछे? तारा ने ध्रुव की आंखों में देखा और बोली, आपके बीमार पड़ने के बाद महाराज ने इस इलाके की जिम्मेदारी आपके चाचा जयदेव को दी थी। वो जानबूझकर इन अपराधियों से ज्यादा कर लेते हैं और बदले में आंखें मूंद लेते हैं। गुलाम दूसरे देशों से लाए जाते हैं, इसलिए यहाँ की आम जनता भी आवाज नहीं उठाती। ध्रुव ने गहरी सांस ली। मतलब करप्शन घर के अंदर ही है। अच्छा, वो मेरे जिस कजिन को, मतलब चाचा के बेटे को महल से निकाला गया था, उसका क्या सीन है? तारा ने बताया, राजकुमार, जब आप बीमार थे तब आपके उसी चचेरे भाई को अगला राजा बनाने की बात चल रही थी। उसे लगा कि अब वही सब कुछ है। सत्ता के नशे में उसने दासियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। 2 दासियां गर्भवती हो गई थीं और अपना पाप छुपाने के लिए उसने उनका कत्ल करवा दिया। जब महाराज को पता चला तो उन्होंने उसे धक्के मारकर महल से निकाल दिया और आदेश दिया कि कोई उसकी मदद नहीं करेगा। चाचा जयदेव उसी बात का बदला लेने के लिए राज्य को खोखला कर रहे हैं। ध्रुव ने ये सब सुना और मन ही मन सोचा, जगह कोई भी हो, सदी कोई भी हो, पैसा और पावर लोगों को जानवर बना ही देता है। चलो, अब आ ही गए हैं तो इस कीचड़ को भी देख ही लेते हैं। उसने तारा का हाथ पकड़ा और कहा, चलो तारा, हम अंदर जा रहे हैं। तारा घबरा गई, पर राजकुमार... ध्रुव ने उसकी एक न सुनी। पर वर कुछ नहीं, आज मैं देखूंगा कि मेरे नाक के नीचे क्या चल रहा है। वो तारा का हाथ खींचते हुए भीड़ में घुस गया। तारा बेचारी एक कठपुतली की तरह उसके पीछे खींची चली आ रही थी, लेकिन नकाब के पीछे से उसकी 2 बड़ी बड़ी आंखें बस ध्रुव को देख रही थीं। ये पागल है या निडर, वो समझ नहीं पा रही थी, पर ध्रुव का वो मजबूत हाथ थामना उसे एक अजीब सा सुकून दे रहा था। भीड़ को चीरते हुए ध्रुव की नजर एक कोने पर पड़ी और उसके कदम फिर जम गए। वहां एक चबूतरे पर एक आदमी खड़ा था, जिसके हाथ में जंजीर थी और उस जंजीर का दूसरा सिरा बंधा था एक 9 साल की छोटी सी बच्ची के गले में। वो बच्ची सहमी हुई थी और नीचे खड़े दर्जनों मर्द उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई भेड़िया मांस के टुकड़े को देखता है। उनकी आंखों में हवस साफ नजर आ रही थी।
तारा अभी भी ध्रुव के ख्यालों में खोई थी कि ध्रुव उस भीड़ की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो पास पहुंचा, उसे बोलियों की आवाजें सुनाई दी। 2 सोने की मुद्राएं, 3, 6 सोने की मुद्राएं। ध्रुव का मॉडर्न दिमाग तुरंत कैलकुलेशन करने लगा। रुको जरा, यहाँ का एक पीतल का सिक्का 1 रुपए के बराबर, एक चांदी का सिक्का 100 रुपए के और एक सोने का सिक्का 10,000 रुपए का, यानी 6 सोने के सिक्के, यानी 60,000 रुपए की बोली लग चुकी है इस बच्चे की। ध्रुव को यकीन नहीं हुआ। मुझे नहीं पता था कि प्राचीन काल की ये ठरकी इतने अमीर होते हैं। साले नरक में भी जगह नहीं मिलेगी इन्हें। तभी तारा का ध्यान भी वहां गया। वो डर गई और उसने धीरे से ध्रुव का हाथ खींचा। राजकुमार, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। आप क्या करने की सोच रहे हैं? देखिए, उधर देखिए। तारा ने इशारे से दिखाया। सामने से उस नीलामी स्थल के पास खड़ा एक आदमी इधर ही आ रहा था। वो और कोई नहीं, ध्रुव के चाचा जयदेव थे। तारा की सांस अटक गई। अगर उन्होंने आपको देख लिया तो महाराज और महारानी को पता चल जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। ध्रुव ने बिना घबराए तारा के चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाया। तारा के होठों पर जो नकाब बंधा था, ध्रुव ने उसी के ऊपर अपनी उंगली रखी। बिल्कुल चुप, यहीं खड़ी रहो। ध्रुव की उंगली का स्पर्श पाकर तारा की दिल की धड़कनें फिर तेज हो गईं। ध्रुव ने अपना सिर नीचा झुकाया और तेजी से आगे बढ़ा। जयदेव गश्त लगाकर वापस अपने घोड़े की तरफ जा रहे थे। ध्रुव सीधा उन्हीं की दिशा में गया और जानबूझकर मगर बड़ी सफाई से अपना कंधा चाचा के कंधे से टकरा दिया। धप! जयदेव का संतुलन बिगड़ा। वो गुस्से में पलटे और ध्रुव को घूरने लगे। अंधे हो क्या? ध्रुव ने तुरंत अपना सिर और झुका लिया और दबी हुई आवाज में बोला, माफ करिए महोदय, मेरा पूरा ध्यान नीलामी पर था, गलती हो गई। नीलामी की बात सुनकर जयदेव का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया। वो किसी महंगे ग्राहक को परेशान नहीं करना चाहते थे, क्योंकि नीलामी से उन्हें भी मोटा हिस्सा मिलने वाला था। जयदेव ने ना में सिर हिलाया और जाने लगे, लेकिन जासूस की छठी इंद्री कहें या चाचा का शक, जयदेव को कुछ अजीब लगा। इस लड़के ने अपना चेहरा कपड़े से क्यों ढक रखा है? जयदेव रुक गए। उन्होंने पीछे मुड़कर कड़क आवाज में कहा, रुको, ए लड़के, इधर आओ। ध्रुव रुक गया। जयदेव ने पूछा, तुमने अपना चेहरा क्यों छुपा रखा है? कोई चोर हो क्या? माहौल में तनाव छा गया। तारा दूर खड़ी कांप रही थी, लेकिन ध्रुव, वो तो जैसे इसी पल का इंतजार कर रहा था। वो हल्का सा हंसा और बड़ी बेशर्मी से बोला, अरे नहीं सरकार, चोर नहीं हो। वो क्या है ना, मेरा चेहरा थोड़ा जला हुआ है, बड़ा डरावना दिखता है। इस बदसूरत चेहरे की वजह से कोई लड़की भाव नहीं देता, ना अभी तक शादी हुई है। सुना था यहाँ बाजार में लड़कियां मिलती है, तो बस उसी उम्मीद में नीलामी में आया था। उसने ये बात इतने देसी और ठरकी अंदाज में कही कि कोई भी यकीन कर ले। लेकिन जयदेव को तसल्ली नहीं हुई। उसकी आंखों में अभी भी शक था। वो धीरे धीरे ध्रुव की तरफ बढ़ा। जला हुआ है या कुछ और राज है? जरा हम भी तो देखें। जयदेव का हाथ ध्रुव के नकाब की तरफ बढ़ा। तारा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगर नकाब उतरा तो खेल खत्म, ध्रुव पकड़ा जाएगा। जयदेव का हाथ नकाब के बेहद करीब था। ध्रुव अपनी जगह से हिला भी नहीं। क्या ध्रुव का नकाब हटेगा या हमारा एजेंट यश कोई नई चाल चलेगा? बाप रे, सिचुएशन तो बहुत टाइट हो गई है दोस्तों। चाचा जी का हाथ नकाब से बस कुछ इंच दूर है। आपको क्या लगता है, क्या ध्रुव अपनी पहचान छुपा पाएगा या फिर आज भरे बाजार में चाचा भतीजे का दंगल होगा? और उस छोटी बच्ची का क्या होगा जिसकी बोली लग रही है? क्या हमारा हीरो उसे बचा पाएगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। अगर ध्रुव की हाजिर जवाबी और तारा की मासूमियत आपको पसंद आ रही है तो लाइक बटन को दबाइए और कमेंट में लिखिए स्मार्ट ध्रुव। आपके प्यार से ही कहानी आगे बढ़ेगी। मिलते हैं अगले भाग में।